हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? ये आज आपका जो कल हमने आपको चैप्टर पढ़ाया था, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का जो चैप्टर था आपका मौर्य वंश। ये मौर्य वंश की स्थापना किस प्रकार से हुई थी, मैंने बताया था आपको कि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद, जो अंतिम नंदवंश का अंतिम शासक था, उसकी हत्या करके नंदवंश को समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। और ये मौर्य वंश की स्थापना में जैसा सबसे बड़ा योगदान आचार्य चाणक्य कौटिल्य का था। और ये सब जानकारी जो हमें मिलती है वो मुद्रा राक्षस जो लेख उस साहित्य स्रोत था उससे मिलती है, जो कि विशाखदत्त ने लिखा था। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इतने बड़े प्रशासन, इतने बड़े राज्य को चलाने के लिए एक मजबूत और सुदृढ़ प्रशासन की आवश्यकता होती है। और सुदृढ़ प्रशासन चलाने के लिए हमें ये जानना होता कि उसको जो शासन व्यवस्था कि किस तरह उसे बांटा गया था, किस तरह से उसे बांटा गया था। इसके लिए हम पढ़ेंगे कि मौर्य काल में जो प्रशासन व्यवस्था किस प्रकार की रही थी और किस तरह से राज्य को सुचारू रूप से चलाया जा रहा था। क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि जो भारतवर्ष था उस समय आज के वर्तमान भारत से भी बहुत बड़ा भारत था। भारत के जो उत्तर में जो वर्तमान पाकिस्तान है वो भी भारत में था, और जो कंधार काबुल जो अफ़गानिस्तान का क्षेत्र है वो भी भारत में था जी। क्योंकि जो अफ़गानिस्तान का जो क्षेत्र था, जब 305 ईसा पूर्व में जब चंद्रगुप्त मौर्य का लड़ाई होती है, उस समय युद्ध होता है सेल्यूकस निकेटर से, जो सिकंदर का सेनापति होता है, उससे उसका युद्ध होता है। और उस युद्ध के बाद वो उसे हरा देता है चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को। तो फिर उन दोनों के बीच में एक संधि होती है। उस संधि में क्या होता है कि वो 500, उस संधि में वो तो चंद्रगुप्त मौर्य जो सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी देता है, और बदले में जो वो उसे कंधार काबुल और जो अफगानिस्तान के 4 क्षेत्रों को चंद्रगुप्त मौर्य को दे देता है। इस तरह से जो भारतवर्ष और भी बड़ा हो जाता है। आज के भारत से पूर्व का भारत और भी ज़्यादा विस्तृत था। और अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है, एक वैवाहिक संबंध बना देता है। तो अब हम जैसे कि अब विस्तृत हो चुका था, तो उस साम्राज्य को चलाने के लिए एक अच्छे प्रशासन की आवश्यकता थी, तो वही पढ़ेंगे हम। तो इसमें जो राजा होता था, तो उस राजा का जो राजा था चंद्रगुप्त मौर्य, तो वो प्रशासन का सबसे बड़ा मुखिया था, प्रशासनिक व्यवस्था का सबसे बड़ा मुखिया। और सैनिक व्यवस्था का भी वो सबसे उच्च स्तर का व्यक्ति था, जो सैनिक प्रणाली को देखता था। निचले स्तर पर जो छोटे अधिकारी थे, और जो सबसे अंतिम अधिकारी था वो जो सैनिक को देखता था, तो वो था यही हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। और न्यायिक विभाग का प्रमुख भी हमारे चंद्रगुप्त मौर्य ही थे। तो जैसे वर्तमान समाज में, वर्तमान भारत में इन सभी चीज़ों को हम भारत से जोड़ करके देखेंगे, वर्तमान भारत से जोड़ करके देखेंगे इन सभी चीज़ों को। तो जैसे आज के समय में मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, और मंत्रियों के कैबिनेट स्तर के मंत्री होते थे, गृह मंत्री, वित्त मंत्री। तो उस समय भी इस तरह से अमात्य होते थे। अमात्य, और इन अमात्यों में सबसे बड़ा पद था कौटिल्य का, जो प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के, और बाद में बिंदुसार के भी प्रधानमंत्री रहे थे। तो ये अमात्य का मतलब अगर हम जोड़ा जाए तो ये मंत्री होते थे उस समय। आज इन्हें मंत्री कहा जाता था, उस समय इन्हें अमात्य कहा जाता था। उसके बाद आते थे तीर्थ। ये तीर्थ होते हैं जो शीर्षस्थ अधिकारी। ये शीर्षस्थ अधिकारियों में जैसे हम जो देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री होते हैं हमारे, तो उनका सचिव होते हैं, गृह सचिव, प्रमुख सचिव, संयुक्त सचिव। तो मतलब बड़े बड़े स्तर के जो आईएएस अधिकारी होते हैं, जो बाद में जाकर सचिव बन जाते हैं। तो इस तरह के अधिकारी होते थे जो जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के उनके अंतर्गत वो कार्य करते थे, उनके दिशा निर्देशों के अनुरूप। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ कि जैसे वो विभाग थे, तो उन विभागों के अध्यक्ष कौन थे। तो ये अमात्य और तीर्थों में से ही विभाग थे, 4 विभाग थे जो देखते थे वहाँ पर। तो इन सब में पहला आता है इनका समाहित। तो इसमें था राजस्व प्रधान। राजस्व प्रधान क्या होता था, जो कृषि से, जैसे मैंने बताया कि कृषि जो आज के समय में भी और पुराने समय भी कृषि से बहुत ज़्यादा आय प्राप्त होती थी। तो कृषि से जो कर मिलता था, जो 1/6 के लगभग था, तो उसका जो इकट्ठा किया जाता था, तो वो उसका जो प्रधान होता था वो राजस्व प्रधान कहा जाता था। फिर आता है हमारा सन्निधाता। सन्निधाता राज्य के कोषाध्यक्ष, मतलब जो जितने भी प्रकार की
आय अर्जित होती थी, जितनी भी प्रकार की आय अर्जित होती थी, उन आय को रखने वाला जो राजकीय कोषाध्यक्ष कहलाता था। उसे सन्निधाता भी कहा जाता है कि इस तरह के सवाल बड़े-बड़े एग्ज़ाम में जाते हैं कि मौर्य प्रशासन के दौरान सन्निधाता कौन होता था, शीताध्यक्ष कौन होता था, अक्षपटलाध्यक्ष कौन होता था, तो इनको पूछ लिया जाता है कि ये कौन होते थे। तो अगला जो हमारा क्रम है वो है शीताध्यक्ष। शीताध्यक्ष वो होता था, शीताध्यक्ष जो सरकारी भूमि होती थी उसकी देखरेख करने वाले को शीताध्यक्ष कहा जाता था। सरकारी भूमि जैसे आज के समय में होती है ना सरकारी भूमि, तो उस समय में जो सरकारी भूमि होती थी तो उसको रखवाल करने वाले व्यक्ति को शीताध्यक्ष कहा जाता था। तो शीताध्यक्ष मतलब सीता भूमि मतलब सरकारी भूमि को देख रेख करने वाला। फिर आता था हमारा अक्षपटलाध्यक्ष। अक्षपटलाध्यक्ष माता महालेखाकार, जो आय और व्यय की, जैसे आज के समय में आय और व्यय की जांच करने के लिए होता है ना सरकार के पास लेखाकार, उसी वैसी प्राचीन समय में होता था महालेखाकार। अब इससे आगे बढ़ते हैं हम, फिर आते हैं कि सैन्य विभाग, क्योंकि तुम्हें पता है कि इतने बड़े प्रशासन को चलाने के लिए, इतने बड़े शासन व्यवस्था को चलाने के लिए एक सैन्य विभाग की आवश्यकता होती है। बिना मजबूत सेना के कोई भी साम्राज्य स्थापित नहीं हो सकता, ना ही लंबे समय तक रह सकता है। अगर एक बार स्थापित कर लिया और सेना उसकी अच्छी मजबूत नहीं तो लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जो यूनानी साहित्यकार थे उन्होंने बताया था कि प्लिनी थे, प्लूटार्क जो थे, जस्टिन जो थे, उन्होंने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख सेना थी। 6 लाख। अब आप सोच सकते हो इतने बड़े विशाल भारत को चलाने के लिए 6 लाख सेना थी, और 6 लाख सेना के बिना इस साम्राज्य को चलाया नहीं जा सकता था। और 6 लाख सेना में जो थी, जैसा आज तुम जानते हो कि हमारा भारत है, जैसे मैंने बताया था कि भारत से जोड़ करके दिखाऊंगा मैं तुम्हें सभी चीज़ें को। आज हमारा भारत है, तो भारत जो विश्व की सबसे विशाल सेनाओं में से एक सेना भारत के पास है, जो विश्व की 5 जो सबसे विस्तृत सेना रखने वाले जो देश हैं उनमें भारत भी है। तो पूर्व में भी उस समय जो चंद्रगुप्त मौर्य के पास लगभग 6 लाख सेना थी। 6 लाख सेना में पैदल जो थी वो थी 6 लाख, हाथी वाली जो सेना थी वो थी 39,000, और घुड़सवार वाली सेना थी वो थी 9,000। तो इस तरह से कुल कह सकते हैं कि 6,39,000 सेना थी उनके पास। कुल कह सकते हैं कि 6,39,000 सेना थी उनके पास, जिसके माध्यम से ही उन्होंने अपना इतना विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। अगर टोटल नंबर की बात की जाए तो 6,39,000 सेना थी उनके पास। अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं न्याय विभाग की। तो आपको पता है कि इतना विशाल साम्राज्य है तो उसके लिए न्यायिक प्रक्रिया भी होगी। बिना न्यायिक प्रक्रिया के कोई भी राज्य या साम्राज्य नहीं चल सकता। जैसा आज आप भी देखते हो कि न्याय विभाग होता है, जो तहसील स्तर तक देखते हो तो आप ट्रायल कोर्ट होता है, और जिला स्तर पर देखो आप सेशन कोर्ट होता है, वो फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो उस तरह से इसी तरह से देख सकते हो कि पहले भी न्याय विभाग होता था। धर्मस्थलीय न्यायालय जो उसका मतलब होता था कि दीवानी अदालत, जो भूमि संबंधी विवाद देखे जाते थे तो वो होती थी धर्मस्थलीय दीवानी। जैसे आगे से याद रखने के लिए आपको याद करना हो कि भूल जाते हैं जैसे चीज़ों को, तो धर्म में आदमी दीवाना ही बना रहता है। तो ये याद रखने के पर्पज़ से बता रहा हूँ आपको। धर्मस्थलीय मतलब दीवानी अदालत। कंटक सोदर फौजदारी अदालत। फौजदारी अदालत जैसा आज के समय में होती है, जो क्राइम के लिए क्राइम करते हैं, जो हत्या, डकैती, जो अन्य जो क्राइम रेट में आते हैं, क्राइम केसेस में आते हैं, वो उस समय फौजदारी अदालत होती थी, जिन्हें बोला जाता था कंटक सोदर अदालतें। अब आते हैं आपके हम गुप्तचर विभाग पे। जो आपका गुप्तचर विभाग है, जैसे आज के समय में आप देखते हो कि भारत सरकार है, भारत सरकार के पास एक खुफिया एजेंसी है, और इस खुफिया एजेंसी के जो फील्ड एजेंट होते हैं, जो जासूस होते हैं, वो जगह जगह रह कर देखते हैं कि सरकार के खिलाफ़ कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहा, या देश को मजबूत करने के लिए दूसरे देश की जासूसी कराते हैं, जैसा आजकल विश्व में हर देश दूसरे देश की जासूसी कराता है। तो इसी तरह से उस समय भी गुप्तचर व्यवस्था थी। गुप्तचर व्यवस्था में एक थी संस्था, एक थी संचार। तो संस्था में क्या होता था, संस्था एक जगह स्थित रहती थी। जैसे आप रो का हेड ऑफिस देखो तो एक तरह से संस्था हो जाएगी, या जैसे आप अगर विदेशी स्तर पर देखोगे तो जैसे CIA है अमेरिका में, और इस तरह से FBI है, और उनके जो एजेंट फील्डों पर घूमते हैं तो वो होती हैं उनके जो संचार, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो उन्हें आप रख सकते हो संचार की श्रेणी में। और जो FBI का हेडक्वार्टर है, या CIA का हेडक्वार्टर है, या रो का हेडक्वार्टर है, जो अपने जासूसों को भेजते हैं, तो उसे आप देख सकते हैं संस्था के रूप में।
एक जगह पर रहकर। वो इनका काम था कि ये देखना कि राजा के खिलाफ या राज्य के खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहा। और इन्हें जो गूढ़ पुरुष कहा गया था, और ये गूढ़ पुरुष कहा गया था जो अर्थशास्त्र जो पुस्तक लिखी थी ना आचार्य चाणक्य ने, जिनका दूसरा नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से उन्हें संबोधित करते थे, तो उन्होंने इन गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहते थे। उस अर्थशास्त्र में लिखा गया है ना गूढ़ पुरुष के नाम से इन्हें संबोधित किया गया है। इसके बाद चलते हैं हम प्रांत। जैसे आज के समय में आप देखते हो कि भारत में प्रांत स्टेट होते हैं ना, स्टेट जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, इस तरह से उस समय प्रांत होते थे। वो प्रांतों को चक्र कहा जाता था, प्रांत को चक्र कहा जाता था। ये भी आ सकता है सवाल कि उस समय जो प्रांत थे उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें कहा जाता था चक्र। अब आप देखते हो कि जैसे इतना बड़ा भारत है, उसे एक व्यक्ति नहीं चला सकता, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग राज्य होते हैं और उनके मुख्यमंत्री होते हैं जो उन्हें चलाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। तो ऐसे ही उसी समय था। जो उत्तर भारत का जो क्षेत्र था, जैसे उत्तर भारत के क्षेत्र में आता है हमारा हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इधर ये क्षेत्र हो गए उत्तर भारत के। तो ये उत्तराखंड था उस समय, और उसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला। जो ये मौर्य वंश की उस समय शिक्षा का भी बहुत बड़ा केंद्र था। ये सवाल किया जाता है कि मौर्यकालीन शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र क्या था? तक्षशिला। और हाँ, मैं और आपको यही याद दिला देना चाहता हूँ कि ये वही तक्षशिला है जहाँ पर बिंदुसार के समय विवाद हुआ था और विद्रोह हो गया था, और इसे संभालने के लिए पहले उसने सुसील को भेजा था, और जब सुशील पर यहाँ स्थिति नहीं संभली तो इसके बाद उसने अशोक को भेजा, और अशोक ने यहाँ तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ था उसे संभाल लिया। जिसके बाद ये बिंदुसार को लगा था कि आने वाले समय में मेरे एक अच्छा उत्तराधिकारी के रूप में अशोक हो सकता है। तो ये तक्षशिला है। उसके बाद आता है हमारा दक्षिणापंथ है। ये जो जैसे भारत का जो दक्षिण का भाग है, जो वो कर्नाटक तक विस्तार था इसका, मौर्य वंश का विस्तार जो था वो कर्नाटक तक था। और कर्नाटक की राजधानी, उसकी राजधानी थी दक्षिणापंथ की राजधानी की स्वर्णगिरी। अगर पूर्व की बात की जाए तो पूर्व का आता है प्राची पूर्व, जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। और ये पूर्वी क्षेत्र आता है, जैसे हमारा बंगाल हो गया, बिहार हो गया, ये बांग्लादेश होगा जो अब वर्तमान में अलग है, पहले भारत का हिस्सा था। तो इस तरह से ये पूर्वी भारत का भाग जो वो उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, जिसे वर्तमान में पटना के नाम से भी हम जानते हैं। और ये बात बता दूँ यहीं पर मैं आपको कि पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम जो राजधानी बनाया था, वो राजधानी बनाया था उदयन ने, जो हरेक वंश में था, हरेक वंश के अंतर्गत आता था, जो अजातशत्रु का पुत्र था। अब बात करते हैं अवंती की। अवंती जो है, जिसे उज्जैन के नाम से भी जाना जाता है, ये भारत के पश्चिमी क्षेत्र में आता है। जो पश्चिम में, जैसे गुजरात हो गया, गुजरात को कुछ भाग हो गया, राजस्थान हो गया, जो भारत का पश्चिमी भाग है ना, तो वो है उज्जैन। अब आते हैं कलिंग पर। ये वही कलिंग है जो बताया था मैंने, अशोक का जो 13वां अभिलेख था, 13वां अभिलेख जो मैंने बताया था, जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया, जिसके बाद ये अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था, और जिसके बाद हृदय परिवर्तन के बाद उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो यह वही कलिंग है। इस कलिंग को जीतने के बाद उसने अपने राज्य में मिला लिया था। जो कलिंग को अगर मैं बताऊं तो आज के समय में उड़ीसा है। उड़ीसा को जो है ये कलिंग कहा जाता है आज के समय में। मतलब प्राचीन समय में इसे कलिंग कहा जाता था, लेकिन आधुनिक समय में इसे उड़ीसा कहा जाता है। अब बात करते हैं जो प्रशासन व्यवस्था थी वो उसे राज्य स्तर या जिला स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर किस तरह से चलाया जाता था। ये तो प्रांत हो गए राज्य स्तर पर। अब आते हैं जिला स्तर। जिला स्तर को कहा जाता था विषयपति प्रादेशिक। ये एक तरह से होगा जैसे जिला स्तर पर या इस स्तर पर चलाई जाने प्रणाली। फिर आते हैं यहाँ होता है कि गाँव होते थे। गाँव का जो समूह होता था, तो 10 गाँव के समूह को कहा जाता था उस समय गोप। ये सवाल भी आ सकता है कि उस 10 गाँव के समूह को उस टाइम क्या जाता था, वो कहा जाता गोप। और सबसे निचले स्तर की प्रशासनिक इकाई होती थी, सबसे निचले स्तर की प्रशासनिक इकाई को कहा जाता था ग्राम। और ग्राम का जो मुखिया होता था उसे कहा जाता था ग्रामिक। वर्तमान समय में जिसे प्रधान कहा जाता है, तो उस समय कहा जाता था ग्रामिक। क्या कहा जाता था? ग्रामिक। और आज के समय में कहा जाता है प्रधान। तो ये इसी तरह से है जैसे बलवंत राय मेहता समिति ने किया था, कि आपने पढ़ा होगा कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत उन्होंने जो प्रशासनिक स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत जो सत्ता का विकेंद्रीकरण के अंतर्गत 3 भागों में बांटा था, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर। और इसके बाद आते हैं अशोक मेहता, उन्होंने 2 स्तरों पर बांटा था,
जिला स्तर हो, ग्रामीण स्तर। फिर इसके बाद एमएल सिंघवी की समिति आती है 86 या 87 के आसपास थी। तो इस तरह से बहुत समितियाँ, तो इसी तरह से पुराने टाइम में भी इस तरह से चला आ रहा था, जिला स्तर, तहसील स्तर या ग्राम के स्तर से। अब आती है नगर प्रशासन की। तो जो बड़े बड़े नगर होते थे उन नगर प्रशासनों के लिए एक 6 समितियाँ होती थी और 6 समितियों में 5-5 सदस्य होते थे। तो इस तरह से वे प्रशासन व्यवस्था को चलाते थे। नगर प्रशासन मतलब बड़े बड़े उन्हें चलाते थे, जो बड़े बड़े वो होते थे उनके बड़े बड़े, जैसे आज के समय मेट्रो सिटी होती है ना, उस टाइम जो बड़े बड़े नगर होते थे उन्हें चलाने के लिए थी। ये मैगस्थनीज वही मैगस्थनीज है जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जिसने पुस्तक लिखी गई थी इंडिका, जो मैं पिछले चैप्टर में भी आपको बता सकता हूँ। इंडिका में ही उसने बहुत सारी चीज़ों का वर्णन किया गया और इंडिका से हमें जानकारी मिलती थी चंद्रगुप्त मौर्य में तो प्रशासन किस तरह का था और उसके राज्य में किस तरह की चीज़ें थी। तो वो मैगस्थनीज ये वही है जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और इसने सेल्यूकस मैगस्थनीज ने उस समय जो भारतीय समाज था उसका भी वर्णन किया था कि भारतीय समाज उस टाइम 7 भागों में बटा हुआ था। भारतीय समाज जो उस टाइम 7 भागों में बटा हुआ था, दार्शनिक, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। जबकि कौटिल्य ने बताया था कि उस समय जो समाज का विभाजन था वो था केवल 4। जैसे आप जानते हो कि भारत में जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जैसा आपने ऋग्वेद के मंडल में पढ़ा होगा, 10वें मंडल में जो हमारे वर्ण व्यवस्था दी गई है, तो उसी तरीके से वर्ण व्यवस्था थी। इन्होंने बताया था केवल 4 चीज़ें थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और शूद्रों की स्थिति सही होती जा रही थी, मतलब उनका कहना था, कौटिल्य था। लेकिन ब्राह्मण और क्षत्रिय बहुत सक्षम थे, बहुत मजबूत थे। और कौटिल्य का मानना था कि उस समय दास प्रथा थी, जबकि मैगस्थनीज का मानना था कि भारत में उस समय कोई दास प्रथा नहीं थी। मैगस्थनीज ने ये सब अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये सवाल याद रखना कि आपके पेपर में आ सकती है कि इंडिका पुस्तक किसने लिखी, कौटिल्य पुस्तक किसने लिखी। और जो कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा है, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, वो संस्कृत में लिखा गया है। ये भी ध्यान रखना, संस्कृत में लिखा गया है। अब बात की जाती है कि जितना बड़ा साम्राज्य होगा तो उसके लिए एक मजबूत अर्थव्यवस्था की आवश्यकता होगी। बिना अच्छी अर्थव्यवस्था के कोई राज्य या कोई देश या कोई प्रशासनिक व्यवस्था चल नहीं सकती किसी भी तरीके से। तो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था भी बहुत मजबूत थी। तो उसका मुख्य आधार था कृषि। जैसा कि आप जानते हो कि भारत में आज़ादी से पहले भी कृषि का जो भारत की जीडीपी पे बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन जैसे जैसे विकास होता गया कृषि का जो भाग है वो कम होता चला जाता है और सेवा क्षेत्र का भाग ऊपर चला जाता है। लेकिन पहले कृषि का भाग जो भारत की अर्थव्यवस्था, जब भारत आज़ाद हुआ था और पहली पंचवर्षीय योजना आई थी, तो सबसे ज़्यादा उस समय जो जीडीपी में भाग था वो कृषि का था। लेकिन वो धीरे धीरे कम होता जाता है और सेवा क्षेत्र में बढ़ता चला जाता है, जिससे जीडीपी मजबूत होती चली जाती है। तो इस तरह से उस समय का आधार था कृषि था और कृषि पर लगान या टैक्स लिया जाता था जो लगभग 1/6 होता था और यही राजस्व का प्रमुख स्रोत था। और उस समय विदेशी व्यापार भी होता था। आंतरिक व्यापार तो होता था कि जो देश के अंदर होता था, भारतवर्ष के अंदर, लेकिन विदेशी व्यापार होता था। जैसे यूनान का क्षेत्र है, जो जहाँ से सेल्यूकस निकेटर ये आए थे, तो वहाँ तक जो व्यापार होता था वो विदेशी व्यापार होता था। वो फिर जो उस समय का जो प्रमुख उद्योग था वो वस्त्र उद्योग था। और व्यापार में जो मुद्रा का प्रयोग होता था, क्योंकि इससे पहले भारत में मुद्रा भी जो आ चुकी थी, मौर्य काल से भी पहले मुद्रा आ चुकी थी। और पहले जब मुद्रा नहीं थी तो पहले बार्टर सिस्टम था, वस्तु विनिमय प्रणाली, मतलब वस्तुओं का लेन देन होता था। लेकिन जब मुद्रा आ चुकी थी तो मुद्रा का प्रयोग होता था और उस मुद्रा को कहा जाता था पण मुद्रा। ये भी सवाल आ जाता है कि जो मौर्यकालीन जो मुद्रा थी उसे क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता था पण। और इस समय जो भाषा थी, जो जनसाधारण की जो भाषा थी इस समय थी पाली। और कर इस समय जो कर नहीं देता था, क्योंकि तुम्हें पता है कोई भी राज्य बिना कर के नहीं चल सकता, कोई भी राज्य बिना करके नहीं चल सकता, क्योंकि कर से ही राज्य को कमाई होती है, उसी से वो अपनी प्रशासनिक व्यवस्था चलाता है, उसी से वो सामाजिक कार्य करता है, वो आर्थिक कार्य करता है। तो उस समय जो कर चोरी करते थे, जो कर नहीं देते थे, तो उन्हें सीधा मृत्युदंड का प्रावधान था। और उस समय जो चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह जाती थी तो बंदरगाह से चली जाती थी। तो जो प्रमुख बंदरगाह था वो था भड़ोच। जैसे आज के समय में होते हैं ना, गुजरात में कांडला बंदरगाह जो मुक्त व्यापार का केंद्र था, बम्बई में न्यूरोसिमा डायमंड, कलकत्ता में इस तरह से जो बंदरगाह थे ना, तो पहले भी इस तरह का बंदरगाह था भड़ोच, जिससे व्यापार में सहायता होती थी। तो गाइस आज आपका ये मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आई होप आपको लोगों को समझ आ गया होगा।
अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो मुझे बता देना। ओके, और घर में ही रहिए सब लोग, क्योंकि कोरोना चल रहा है, घर से बाहर नहीं निकलिए। ओके।